नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता था कि रिट और थर्ड ग्रेड को लेकर साइंस की जो क्लासेस थी वो अपनी चल रही थी, जिसमें आरबीसी और एनसीईआरटी की साइंस करवा रहा था मैं। 2-3 दिन से क्लासेस नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, इसलिए क्लासेस नहीं आ पाई। तो काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आने लगे कि सर क्लासेस नहीं आ रही, तो आज सोचा कि क्लास अपलोड कर दूं। तो एक छोटा सा टॉपिक है सजीव एवं निर्जीव। देखो आगे जो भी चलेंगे हम, जैसे जैसे 2 बड़े चैप्टर और आएंगे, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर आएंगे। उन छोटे चैप्टर में हम 2 चैप्टर को साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हल्का सा चैप्टर है। आपको सामान्य जानकारी ध्यान में रखनी है। सजीव क्या होते हैं? वे जीव जो श्वसन करते हैं, जो गति करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो जनन करते हैं, जो पोषण करते हैं आदि क्रियाएं पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? सजीव। जैसे समस्त पादप क्या है? सजीव है। समस्त जंतु और सूक्ष्म जीव, ये तीनों क्या है? सजीव। ध्यान रखना, पादपों को सजीव में गिना जाएगा। जितने भी पादप है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, जितने भी जंतु है, ये सब क्या है? सजीव है। आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल टारगेट विद एमएस पर प्राप्त होगी। बाकी भी जितने भी क्लासेज हुई हैं उनकी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दी है वहाँ पे, और इसकी भी अवेलेबल करवा दूंगा। ये आरबीसी बेस्ड नोट्स है, आरबीसी बेस्ड नोट्स है जिनमें एनसीईआरटी को शामिल किया गया है। और मैंने भी यही पढ़े थे और आपको भी यही पढ़ा रहा हूँ। निर्जीव में क्या है? वे जीव जो श्वसन नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते, जनन नहीं कर सकते, पोषण नहीं कर सकते आदि क्रियाएं नहीं होती है, निर्जीव कहलाते हैं। जैसे बस्ता है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, मेज है, कुर्सी है आदि चीज़ें क्या कहलाती है? निर्जीव कहलाती है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है विषाणु। हमने सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? विषाणु। क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में तो निर्जीव पड़े रहते हैं, जबकि सजीवों में प्रवेश करते ही सजीवों के समान वृद्धि करने लगते हैं। ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों के कारक भी है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, विषाणु है वो सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीवों के लक्षण, सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। पहली बात है, सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ये अंतर भी मान लो और सजीवों का लक्षण भी मान लो। सजीव वृद्धि करते हैं। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। सजीव श्वसन करते हैं। जितने भी सजीव है वो श्वसन करते हैं, और सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं और CO2 को मुक्त करते हैं। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है बताने वाली कि जितने भी सजीव है वो श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 को मुक्त करते हैं। इसका मतलब मैंने अभी पहले बताया था कि जितने भी पादप है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या है? सजीव। इसका मतलब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि CO2 को बाहर निकालते हैं, मतलब मुक्त करते हैं। तो मतलब हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधे श्वसन के समय कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। मानव भी कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। जितने भी सजीव है श्वसन के लिए कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप है वो CO2 गैस लेते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चौथी बात है, सजीव स्वयं गति करते हैं। मतलब निर्जीवों को गति कराई जा सकती है, लेकिन सजीव वो स्वयं गति करेंगे। जैसे सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता, पौधे में गति का एक उदाहरण है। मतलब सूर्य का प्रकाश जिस साइड में है, जिस साइड से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसी साइड में सूरजमुखी के पौधे का मुड़ जाना क्या है? इसका उदाहरण है, गति का उदाहरण है। इसका मतलब सजीव स्वयं गति करते हैं। सजीव पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं और स्वयं गति करते हैं। इसके अलावा सजीव संवेदनशील होते हैं। सेंसिटिविटी होती है सजीवों में। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, मतलब किसी भी उद्दीपन को देखकर अनुक्रिया करते हैं। जैसे आपने साइकोलॉजी में पढ़ा था, उद्दीपनों के प्रति, उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया। इसी प्रकार सजीव भी क्या करते हैं? जितने भी सजीव है वो उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिविटी होती है। जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, किसका है? स्वादिष्ट भोजन क्या है? उद्दीपक। उद्दीपनों को देखकर अनुक्रिया करना, मुंह में पानी आना, ये अनुक्रिया कर रहे हैं हम, तो ये क्या है? सजीव। इसी प्रकार छुई मुई, जिसे लाजवंती भी बोलते हैं हम, छुई मुई की पत्तियां हैं, उनको छूने पर उनका सिकुड़ जाना। मतलब छुई मुई का पौधा होता है जिसकी पत्तियों को अगर छुआ जाता है जिससे वो सिकुड़ जाती है, ये क्या है? सजीव। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया या सजीव संवेदनशील होते हैं, ये घटना है। तीसरी बात, छठी बात जो है वो है कि सजीव में उत्सर्जन क्रिया होती है, निर्जीव में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती। सजीव में उत्सर्जन क्रिया का जो उदाहरण है, सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और इसका जो उदाहरण है वो गोंद है।
आपने देखा होगा गोंद का इकट्ठा होना उत्सर्जन की क्रिया है। मतलब गोंद को सजीव है, जो पेड़ पौधे हैं वो गोंद को बाहर निकालते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है गोंद, उसको बाहर निकाल दिया। हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है लेकिन पेड़ पौधों के लिए अपशिष्ट है, इसलिए वो गोंद को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। और गोंद का इकट्ठा होना किसकी क्रिया है, उत्सर्जन की क्रिया है। इसके बाद सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है। अब देखो मेन चीज क्या है, सजीव और निर्जीव में अगर फर्क क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी हो तो आपको बताना है प्रजनन क्रिया। सबसे मुख्य अंतर क्या है, प्रजनन क्रिया। सजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता। प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है, मतलब प्रजनन करने से सजीवों की जो प्रजातियां हैं उनका अस्तित्व बना रहता है। सजीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, वो सजीव जो है वो अपने ही समान संततियां उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये प्रजनन क्रिया होती है सजीवों में, जबकि निर्जीवों में नहीं होती। सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है, फिक्स जीवन काल होता है। सभी सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि करते हैं, फिर मरते हैं। सभी सजीवों का जीवन काल लगभग निश्चित होता है, मतलब हर सजीव है उसका जीवन काल क्या है, निश्चित है। जबकि निर्जीवों का कोई जीवन काल निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अब देखो एक जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक हुए हैं, जगदीश चंद्र बोस, जिनका जन्म 30 नवंबर 1858 को। देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आरबीसी बोर्ड की बुक में साइड में आपको जगदीश चंद्र बोस के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। आपको जन्म वगैरह नहीं याद रहे तो इनके जो कार्य है इनका पूरा वर्णन है, लेकिन मैंने तो आपको इसको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी वो निकाली है। तो इनका पूरा आपको इनके जो मेन कार्य हैं वो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछली बार पूछ लिया गया था एक प्रश्न, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जिनका जन्म हुआ 30 नवंबर 1858 को, रसोली गांव वर्तमान जो बांग्लादेश में पड़ता है। इन्होंने केस्कोग्राफ क्या होता है, पौधे की जो धीमी वृद्धि होती है उसको मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं केस्कोग्राफ। तो केस्कोग्राफ का निर्माण करने वाले कौन है, जगदीश चंद्र बोस। दूसरा मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर, इसका आविष्कार भी किसने किया था, मार्कोनी का जो वायरलेस रिसीवर है इसका आविष्कार करने वाले भी कौन है, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को रेडियो विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, रेडियो विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने सूक्ष्म तरंगे पैदा करने वाले यंत्र का निर्माण किया था। देखो कितनी बड़ी बातें हैं इनकी। इन्होंने केस्कोग्राफ का निर्माण किया था जो पौधों को धीमी वृद्धि को नापने के लिए अत्यंत संवेदी यंत्र होता है। मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर का निर्माण किया, आविष्कार किया था। सूक्ष्म तरंगे पैदा करने वाले 25 mm से जो 50 mm के बीच सूक्ष्म तरंगे पैदा करने वाले जो यंत्र है उसका निर्माण भी किसने किया, जगदीश चंद्र बोस ने। इन्हें रेडियो विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये थी इनकी सामान्य बातें। अब कुछ प्रश्न है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजकड़ी विषाणु क्या है, विषाणु। सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या है, तो प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखना है तो इसके लिए प्रजनन आवश्यक है। सूरजमुखी पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना किसका उदाहरण है, तो गति का उदाहरण है। सूरजमुखी के पत्तियों को छूने पर उसका सिकुड़ना यह उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया या संवेदनशीलता का उदाहरण है। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। मैं और बता रहा हूँ यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।